So again, welcome back to another class. Okay, we are discussing the corporate law. सब्जेक्ट था हमारा corporate law और हम पढ़ रहे थे kinds of companies. आज पढ़ाएंगे ऐसे बात किए थे, ठीक है ना। तो kinds that means कि various types of companies, अलग अलग बहुत प्रकार के कंपनीज वो है जो कि लॉ के हिसाब से, समझ में आई बात बात वही समझोगे। फिर से बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट यहाँ पे स्टार्ट नहीं होने वाला है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाएगा कि बाबू देखो 2 मेंबर होंगे तो ये होंगे, 20 मेंबर होंगे तो ये होने नहीं। व्हाट कंपनी लॉ सेज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम व्हाट कंपनी लॉ सेज, कंपनी लॉ क्या कह रहा है, और बीच आर द प्रोविजंस, प्रोविजंस यहाँ पे क्या है, समझ में आई बात, यही बात है। होगा तो हम एग्जाम्पल और केस स्टडी की बात भी कर लेंगे, लेकिन ये वाला क्लास को थोड़ा हम इजी रखें और छोटा क्लास चलने वाला है, कोई समस्या नहीं, हमको पता है यहाँ पे 30-40 मिनट से जा चुका है। तो बस दिस इज द थिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक, दिस इज धीरेन्द्र कुमार मोहता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, again with you to educate you in commerce concepts। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, स्टैट्यूटरी कंपनी कौन है, रजिस्टर्ड कंपनी किसको कहते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड किसको कहते हैं, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी ये कवर होने वाले हैं। तो कुछ ही मिनटों में आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उससे आगे हम देखेंगे द कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी टू ए पब्लिक कंपनी कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, फिर देखेंगे 1% कंपनी। देख रहे हो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, जो पहले मतलब थोड़ा बहुत पढ़े हो, ठीक है, पढ़े रखे हो, उसको भी यहाँ पे डिस्कशन है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1% कंपनी किसे कहेंगे, 1% कंपनी पहले से बताए थे, अभी थोड़ा बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, ठीक है। और समरी भी बता देंगे, कीवर्ड्स जो रहेगा आपके हिसाब से जो चाहिए होगा वो उसके भी बात यहाँ पे हो जाने हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दिस इज द थिंग, पढ़ने के लिए आओ, संख्या बढ़ाने के लिए मत आओ, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग्स, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, कि आप अगर कहीं पे गिनती होने के लिए जा रहे हो तो बस मतलब संसार इतना बड़ा है और उसके भीड़ में आप बस गिनती के लिए ही बाद में काम आओगे, ठीक है ना, यही बात है। तो यहाँ पे सवाल ये है, क्वेश्चन हम ये लिखेंगे, आप लिख लो पहले। तो ये यूनिट 1 में एक्सपेक्टेड कंपनी है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन हम बता देते रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन एमओए एओए, ठीक है, 2 हो गया। 3 नंबर अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे तो ये आने वाले हैं, ठीक है ना, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो व्हाट इज द कंपनी, अंडरस्टैंड, और कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी आज पर ये कंपनीज एक्ट 2013 एंड नेक्स्ट वीट तुरंत लिखा होगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। बीच आर द काइंड्स ऑफ कंपनी, राइट डाउन, जल्दी लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो विच आर द काइंड्स ऑफ कंपनी आज स्टेटेड बाय द लॉ, as stated by the law or here companies act 2013, understand the points। तो 2013 के हिसाब से यही बात है। लॉ को 2013 बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, हम बहुत सड़ा हुआ पुराना लॉ पढ़ रहे थे, 1956 कंपनी चेक पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे हो 2013 लॉ। तो ये कुछ ही दिन के मतलब पहले ही आया हुआ है, हालांकि ये आया हुआ था 2009 से, उसको पास होते होते 2013 हो गया, समझ में आई बात। फिर 2013 हो गया, उसको लागू होते होते 2015 हो गया, बहुत समस्या है बाबू, इसका नाम ही बस 2013 है, लेकिन 2015 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिखी लिखाई होता है बुक में ना, वो नहीं, हम प्रोफेशनल भी पढ़ रखे हैं, तो उसके हिसाब से हम बता दें आपको इन रियलिटी क्या चीज़ है। चलिए जंप मारते आगे। तो ऑब्जेक्टिव हम आज पढ़ेंगे जो बहुत टाइप्स की कंपनी क्या है ये आपको पता चलेगा, और यहाँ पे आपको पता चलेगा हर एक कंपनी के फीचर्स क्या होने वाले हैं, और प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का जो मेन है दिस वर्सेस दिस, उसका फीचर्स क्या होने वाले हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ये आपकी 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। और व्हिच आर द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये 4 मार्क की क्वेश्चन है। अगर 4 मार्क की सवाल आपकी पैटर्न में है या तो 5 मार्क की सवाल है। तो ये डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी ये 4-5 मार्क की सवाल है, और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स कंपनी है, और फॉरेन कंपनी 1 मार्क क्वेश्चन है, समझ में आई बात। तो यही सब आगे हमको पता चलेगा, यू विल एबल टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो हो गया ना, बढ़िया बात, पूरा तगड़ा बात, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग्स। तो देखिए शाम में थोड़ा हम भी परिश्रम करके कुछ चीज़ पढ़ाते हैं, आप भी सुनते हो, फ़ायदा होने वाले हैं, कभी नुकसान होकर के यहाँ पे आप जाओगे नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी की जो बात है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, कैसे ना, साइज ऑफ कंपनी के हिसाब से, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, या फिर उनका जो ऑनरशिप है, जो मालिकाना की जो तौर तरीका है उसके हिसाब से, उनका जो लाइबिलिटी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखे हैं उसके हिसाब से, या फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कह लो, या फिर आपकी मैनर ऑफ कंट्रोल एंड द बिजनेस वो कह लो, या फिर
कैपिटल द बेसिस ऑफ द मैनर व्हिच कैन कैपिटल बी असेस्ड, अंडरस्टैंड, कैपिटल की वजह से हो या फिर या मेंबर की वजह से हो, साइज की वजह से हो, लाइबिलिटी की वजह से हो, तो ऑन द बेसिस यहाँ पे मैटर करता है कौन से बेसिस पे बात कर रहे हो, समझ में आई बात, कौन सा बेसिस पे आप कमेंट दे रहे हो, तो उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ अलग अलग कंपनी यहाँ पे बन जाना है, ठीक है। तो कंपनी जनरली क्या कहते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो कि आए हैं अपना रिसोर्सेस लेकर के, जैसे कि कैपिटल, मैन पावर और स्किल, कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग द प्रॉफिट्स। तो ये एक मान लो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, ये पहले बात था, दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फिर भी बता रहे हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल और उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा, अपना अपना नहीं, ये कहेगा हम अपना घर बनाएंगे, ये कहेगा हम बीवी बच्चा देखेंगे, नॉट लाइक दैट, ए कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव शुड बी मोनेटाइज योर कैपिटल, दैट मीन्स की प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग सब आए हैं, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल 1% कंपनी भी आ गया, वन मैन आर्मी, अब देखे हो कि नहीं, वही बात, तो ये वन मैन आर्मी भी आ गया आज के ज़माने में, तो वही बात है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ और भी लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, यही बात है, कंपनी की बात था। चलिए सबसे पहला जो है ये फास्ट आएगा स्टैट्यूटरी कंपनी। तो हर एक चीज़ का क्या होगा, हम पूर्वाभास सबको बता देंगे, समझ में आई बात, पूर्वाभास बता देंगे, फिर उसके आगे हम डिटेल बताएंगे। इस स्टैट्यूटरी कंपनी कौन होते हैं, चलिए तुरंत बताते हैं, LIC, ठीक है ना, LIC जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद में, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, समझ रहे हो कि नहीं, LIC हर पल आपके साथ, देख रहे हो ना, दे रहा है एडवर्टाइजमेंट। तो LIC क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में क्या है, ये फॉर्म होता है, मतलब ये भी IRDA के अंडर आता है, IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, ये जो भी है तो उसके अंदर आता है। और इसको क्या होता है हम बता रहे हैं, कंपनीज एक्ट के तौर पे ये फॉर्म भी है, कंपनीज एक्ट के तौर पे फॉर्म है, लेकिन इसका अपना एक एक्ट है, समझ में आई बात, यही सबसे बड़ा बात है, इसका अपना भी एक्ट मतलब एक्ट है। तो वो LIC एक्ट मान लो, मतलब वो धीरे धीरे चेंज होते हुए 2008 हो गया, समझ में आई बात, आजकल तो कितना कौन सा एक्ट चल रहा है याद नहीं है, फिर भी 2008-9 में सबका एक्ट आया था एक बार, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे LIC एक्ट 2008 हुआ, LIC एक्ट 2006 आया, अलग अलग टाइम पे आता रहा, तो इसके हिसाब से ये चल रहा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो कंपनी अपना एक पर्सनल एक्ट होता है, अपना एक पर्सनल मतलब सेट ऑफ लॉज होता है, उसकी खुद की एक कानून है, उसकी प्रोविजन के हिसाब से ये गवर्न होगा, एंड ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के परमिशन में भी एक मतलब बना होगा, ठीक है ना, उसका गवर्निंग बॉडी भी एक होगा, जैसे कि हर एक बैंक का गवर्निंग बॉडी क्या है, RBI, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का गवर्निंग बॉडी कौन है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। तो दिस इज द थिंग, तो LIC और ऐसे बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। तो कंपनी जो फॉर्म हुआ है एक अपना स्पेशल एक्ट है, ये पास हुआ है आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आइदर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी कंपनी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी मान लेंगे। ये कंपनी गवर्न होते हैं रेस्पेक्टिव एक्ट्स के तौर पे, कितना आसान बात है, समझ में, अपनी खुद की एक एक्ट होगा, अपना खुद का एक दुकान होगा, अपनी खुद की एक, समझ में आई बात। और एग्जांपल जैसे कि था SBI, ठीक है ना, SBI आपको लग रहा है ये बैंक है, ये तो बैंक है, ये RBI की तरह भी चलता है, बहुत बढ़िया है, RBI की तरह भी चलता है, सब कुछ ठीक, लेकिन इसकी क्या आपको पता है, SBI एक्ट करके है एक, तो समझ में आई बात, और ये गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परमिटेड भी है, ये तो एक बात हो गया, समझ में आई बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स आओगे ICAI करोगे, ठीक है, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट करोगे, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको पता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, समझ में आई बात। इसके लिए कोई फाउंडेशन की तैयारी भी कर रहे होगे, बहुत बढ़िया, सही बात, हम तो कहते हैं बढ़िया कैरियर चूज किया आप, टूट पड़ा अभी, समझ में आई बात। तो यहाँ पे देख लो ICAI, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका भी एक्ट हुआ करता था 1949, उसका खुद की एक्ट था, अमेंडमेंट होते हुए 79 ऐसा चल रहा, कोई समस्या नहीं। तो जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक खुद की एक्ट होता है, और वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी शुरू हुआ है, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है, तो थोड़ा ज़्यादा समझा दिए, वही बात है, स्पेशल एक्ट के तौर पे भी स्टार्ट हुआ, और ये कंपनीज एक्ट की प्रोविजन में भी बिल्कुल चलता है, ठीक है ना। नाउ क्या लिखा हुआ, द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हिच आर नॉट इनकंसिस्टेंट, हाँ वो तो बात है। नेक्स्ट, द कंपनीज आर यूजुअली फॉर्म हुआ है क्या, स्पेशल पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है ना, रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एंड प्रिविलेजेस, ये जो फॉर्म होते हैं बिल्कुल ये
स्पेशल पब्लिक अंडरटेकिंग्स होते हैं, जनरली तो पब्लिक कंपनीज होते हैं, और ये कंपनी जनरली कंट्री की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, तो उनका स्पेशल पावर एंड प्रिविलेज होता है। समझ में आई? स्पेशल पावर, जैसे कि हम कहेंगे IDFC, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिडको कह लो, IDFC, तो ये बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट या फिर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा कुछ पेपर में आप पढ़ रखे होंगे। तो ये क्या होता है, इन लोग का काम है कि स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, इसलिए उनके पास स्पेशल पावर प्रिविलेज होता है, और ये स्पेशल एक्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 भी इन पे लागू होता है, ठीक है। तो यही बात है। तो इस कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न के लिए नहीं, क्योंकि पब्लिक को सर्व करने के लिए। समझ में आई बात? पब्लिक को सर्व करने के लिए, यही बात। तो आप कह सकते हो LIC का प्रॉफिट होता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर हाथ इसलिए रखा हुआ है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब नहीं कह सकते एग्जैक्टली, लेकिन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, क्योंकि LIC ज़्यादातर की प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता है, लेकिन होता है, ठीक है ना। जैसे कि सेल है, आप यहाँ पे कहोगे सेल इज ए गवर्नमेंट कंपनी, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट ए स्टैट्यूटरी कंपनी, सेल इज गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन उसका स्पेशल फोकस ये नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाए, लेकिन प्रॉफिट कमाया था, लेकिन मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ओडिशा, अंडरस्टैंड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लाइक दिस। तो ठीक है, इनका जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर है इस कंपनी का लिमिटेड है, ठीक है ना, लिमिटेड है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो लिमिटेड वर्ड दे मे नॉट रिक्वायर यूज, वो लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करते अपने नाम पे। पहले भी बताए थे ये कौन कौन यूज नहीं करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो यहाँ पे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर के होते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं लिमिटेड वर्ड। जैसे हम बताए LIC का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। समझ में आई बात? तो यहाँ पे लिमिटेड लिखा जा सकता है, उनका मर्जी नहीं भी लिखा जा सकता है, तो उनको कोई बाउंड नहीं है, उनका कोई बाउंड्री नहीं है। समझ में आई बात? स्टैट्यूटरी कंपनी हम बढ़िया से समझ रहे। आगे देखो, तो एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ ईच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। हाँ, तो क्योंकि इनको स्पेशल प्रिविलेज मिला है किसके द्वारा, या तो CG या तो SG के द्वारा, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। हियर इन आफ्टर हम CG कहेंगे तो आप समझोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, हम SG कहेंगे तो आप समझोगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट, क्योंकि उनसे बढ़िया प्रिविलेज मिला है, उनको प्रिविलेज मिला है, इसीलिए इनको क्या होगा, इनका जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाएगा। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आता है तो पार्लियामेंट कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर में आता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट होता है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। इसीलिए तो MP का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बात वही है, एक मतलब प्रदेश की जो पार्लियामेंट होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, सिंपल है। तो इनका जो ऑडिट होता है जनरली किसकी सुपरविजन में आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कंपनी की ऑडिट कौन करता है, आप याद रखो CAG। स्टैट्यूटरी कंपनी की ऑडिट कौन करता है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के दायरे में आता है। आज से याद रखो, आज से याद रखो, जो कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर में आता है उस कंपनी को CAG ऑडिट करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑडिट संस्था है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए, तो इंपोर्टेंट स्टैट्यूटरी कंपनी जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और क्या एग्जांपल दे, सबसे बड़ा एग्जांपल है RBI। तो RBI एक कंपनी नहीं है, एक बैंक भी नहीं है, अब गवर्नमेंट कंपनी भी नहीं है, तो फिर ये क्या है, दिस इज स्टैट्यूटरी कंपनी। अब समझ में आ रहा है, ये स्टैट्यूटरी कंपनी है, इस बिरादरी का है, ठीक है। अपना एक RBI खुद की एक्ट है, RBI एक्ट जहाँ पे 1949 शायद है, ठीक है। तो RBI एक्ट के हिसाब से ये खुद की एक्ट बना के रखा है, इस हिसाब से ये चल रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये एक गवर्नमेंट की संस्था है, कंपनी नहीं कह सकते हो, बैंक है लेकिन बहुत सबसे बड़ा अपेक्स बैंक है, तो इसीलिए इसका जो ऑडिट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया नंबर 1 एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 2 एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे देखो IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन नंबर 4। बताए थे ये सारे के सारे एग्जांपल हम पहले से लिख दिए, समझ में आई बात? बताए थे ना आपको, LIC है, SBI है, IDFC है, IFC है, सिडको है, सिडो है, ठीक है ना। ये सब पढ़े हो कि नहीं? सिडो का कहानी सुनने के जैसा लग रहा है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिडो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब है।
जो ये गवर्नमेंट की मतलब छोटे छोटे कंपनियां या फिर छोटे फंड्स को बढ़ावा देने के लिए कंपनी बनाए गए हैं, तो इसलिए इसको स्पेशल एक्ट के तौर पे चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए रजिस्टर्ड कंपनी किसको कहेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जो कंपनी एक्ट के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ है उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। तो इसी कंपनी के अंदर ही पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, शायद सब कुछ आता है। ठीक है ना, यही बात है। चलिए तो सबसे पहले देख लो रजिस्टर्ड कंपनी, बहुत ईजी है, जो रजिस्टर हुआ है। अरे सारे के सारे कंपनी तो रजिस्टर होते हैं, हाँ वही उसलिए लिखे गए हैं। तो कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हुआ है उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। तो ये जो कंपनी है आप कहोगे सारे के सारे कंपनी तो सारे गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर हुआ है। नहीं, गवर्नमेंट भी रजिस्टर कर सकता है, बताए ना, स्टैट्यूटरी कंपनी नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। लागू होते हैं, हम ये कहें, लेकिन ये गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट पास होकर के ये रजिस्टर हो सकता है। तो स्टैट्यूटरी कंपनी जो हो गए वो गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है ना, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की डायरेक्ट दखल अंदाज नहीं होता है, यहाँ पे कंपनी एक्ट की दखल अंदाज होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है, रजिस्टर्ड कंपनी। आगे देखो, ये कंपनी गवर्न एंड रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सारे के सारे रजिस्टर्ड कंपनी की जो किताब हो गया वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये ऐसा एक मतलब मान लो किताब है जिस किताब में जो लॉ लिखा हुआ है उस लॉ के हिसाब से सारे के सारे रजिस्टर्ड कंपनी यहाँ पे चलते हैं। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया बात बोल दी है यहाँ पे हम। फिर आगे देखो इनका क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, फिर आगे ये कंपनी जो होते हैं लिमिटेड बाई शेयर्स होते हैं, शेयर में या तो लिमिटेड बाई गारंटी होते हैं या तो अनलिमिटेड होते हैं। चलिए आप पहले भी सबसे बड़ा कैटेगरी हम समझ रहे ना, कैपिटल को मुद्दे में रखते हुए अगर आएंगे तो सबसे बड़ा जो डिस्टिंक्शन होता है वो क्या है बाबू, या तो वो लिमिटेड कंपनी होगा, या तो वो लिमिटेड कंपनी लेकिन लिमिटेड बाई शेयर्स होगा, या तो लिमिटेड बाई गारंटी होगा, या फिर बोथ ऑफ दीज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी, या तो अनलिमिटेड कंपनी होगा। समझ में आई बात, ये तीन किस्सा आ जाएगा। और पहले इसको मतलब थोड़ा मैग्नेटिज्म थोड़ा चुंबक में हम इसको बात किए थे, फिर अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये क्लास बहुत लंबा नहीं होने वाला है, कुछ मिनट आप जोड़े रहो यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे आपको फायदे होने वाले हैं। कंप्यूटर में मेरा व्हाट्सअप खुला हुआ है, दूसरा कंप्यूटर पे बंद कर देते हैं हम। चलिए तो नेक्स्ट एट यहाँ पे लिखा हुआ कंपनीज लिमिटेड बाई शेयर, शेयर के तौर पे अगर कंपनी जो लिमिटेड हुआ है। ठीक है, चलिए तो एक कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड, कहाँ तक ना, उतना अमाउंट तक जहाँ तक वो अनपेड शेयर्स नहीं दिए हैं पैसा। ठीक है ना, उनके पास जितना शेयर्स है उसके पैसा नहीं दिए हैं, अगर उतने तक उनका लिमिटेशन है तो बिल्कुल यहाँ पे उसको कहा जाएगा लिमिटेड बाय द शेयर्स। समझ में आई बात। तो एग्जांपल दिया है, मानो कोई ए बी लिमिटेड कंपनी है और उसमें से क्या हुआ, शेयर कैपिटल 10,000 शेयर से 10 ईच करके। ठीक है ना, 10,000 शेयर्स है पूरा कंपनी का इंटू 10 ईच करके। ठीक है, तो एंड ए जो है वो परचेज कर रखा है 100 शेयर्स परचेज करके रखा है 6 रुपए करके, तो मैक्सिमम लाइबिलिटी उसकी क्या हो गया, 4 रुपए करके वो देना है। बहुत ही आसान बात है, 10 रुपए करके शेयर है कि कोई एक जन क्या किया है 100 शेयर खरीदा है 10 रुपए में। ठीक है, तो ये ए के नाम पर, मिस्टर ए के नाम पे है। तो मिस्टर ए ने एक छोटा सा बात किया है, 100 शेयर खरीद के रखा है, 10 रुपये एक शेयर की दाम है, वो क्या करता है यहाँ पे 6 रुपये पेमेंट कर चुका है, तो पेमेंट नहीं किया कितना, 4 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात हो गया, पेड हो गया ₹6 और यहाँ पे अनपेड हो गया रुपीज़ कितना 4। समझ में आई बात। तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब क्या हुआ, लिमिटेड का शेयर्स मतलब क्या हुआ, पूरा शेयर्स का दाम 10 रुपया, दे चुका 6 रुपया, ना दिया 4 रुपया, तो ये 4 रुपया जितना नहीं दिया है उतना उसकी लाइबिलिटी है कंपनी में। तो ये 4 रुपया जिस दिन दे देगा उसकी लाइबिलिटी चुकता और एक चवन्ना पैसा वो कंपनी को नहीं देगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है वो बच जा रहा है, खुद की प्रॉपर्टी कभी बेचे नहीं जाएंगे कंपनी की उधारी चुकता करने के लिए। कितना आसान भाषा में बात कर रहे हैं, खुद की प्रॉपर्टी नहीं बेचे जाएंगे कंपनी की उधारी चुकता करने के लिए। एंड हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर शेयर, तो यहाँ पे हो गए वो लिमिटेड बाई शेयर्स। कितनी आसान बात है, समझ में आई बात। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी कहा जाता है और मेजोरिटी कंपनी जो है इंडिया में वो इसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, लिमिटेड बाई शेयर्स, बढ़िया बात है। आगे देखो लिमिटेड बाई गारंटी क्या है, तो लिमिटेड बाई गारंटी जो है, देखो गारंटी से आपको पता चल रहा है ना, देखिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे रोहन खरीद रहा गाड़ी, समझ में आई बात। तो यहाँ पे गाड़ी मतलब बहुत ख़राब बनाए हम, लेकिन हम बना देते हैं, समझ में आई बात। तो यहाँ पे रोहन गाड़ी खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पे मोहन क्या कह रहा है, मोहन क्या कह रहा है,
हम दे रहे हैं गारंटी, पता है आपको गारंटर लगता है, तो हम दे रहे हैं गारंटी। अगर मोहन इसकी जो 10 लाख रुपया अगर नहीं पेमेंट कर सकता है तो ये हम पेमेंट कर देंगे, तो मोहन हो गया गारंटर, ठीक है ना। तो मोहन हो गया गारंटर, समझ में आई बात। तो someone purchasing the vehicle but another third party that guarantees कि if he fails to pay the amount then I will pay the amount as per my guarantee, तो this person is called what, the guarantor। समझ में आई बात, इसको कहा जाता है गारंटर। बढ़िया चीज़ है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लिमिटेड बाय गारंटी में क्या हुआ ना, इसको गारंटी कंपनी भी कहा जाता है। एंड जहाँ पे कि लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू सच अमाउंट आज द मेंबर्स में वॉलंटरली अंडरटेक, वो जहाँ तक खुद की मर्जी से वॉलंटरली वो अंडरटेक किए हैं हम इतना पैसा करके देंगे, और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे जब भी डेफिशिएंसी होगा कंपनी में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और वो कंपनी वाइंड अप की पोजीशन में आ रहा है। तो नंबर 1 बात हम समझने की कोशिश करेंगे, पहले भी बात हुआ था, जल्दी चलेंगे। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी बहुत आसान है। ये कंपनी खड़ा हुआ है लेकिन परिस्थिति आ रहा है ये कंपनी गिर जाएगा, ये देखो हम कंपनी को गिरा भी दिए, तो कंपनी गिर जाएगा इस स्थिति में आ गया। तो जब ये वाइंडिंग अप स्थिति में आ जाता है तो क्या होगा, 1 2 3 4 गारंटर है, समझ में आई बात। सारे के सारे जितने मेंबर्स होते हैं इनको यहाँ गारंटर कहा जाता है। तो कोई मान रखा है 5 लाख देंगे, कोई मान रखा है 7 लाख देंगे, कोई कह रहा 8 लाख देंगे, तो ये पहले से मेमोरेंडम में लिखा हुआ होता है। और जिस दिन ये वाइंडिंग में होने को है, कंपनी में लाइबिलिटी बहुत बढ़ गया, उस दिन इनको डिमांड किया जाएगा तुम 5 तुम 7 तुम 8 पॉकेट से निकाल दो, समझ में आई बात। जब ये अपना अपना कोटा फिलअप कर देंगे तब उसके बाद उनका लाइबिलिटी नहीं है, तब उनका और उससे आगे लाइबिलिटी नहीं है, तो ये होगा गारंटी कंपनी, समझ में आई बात। तो वही कह रहा है कि वो गारंटी डिफर करता है मेंबर टू मेंबर, समझ में आई बात। और गारंटेड ये गारंटेड जो है दिस इज समथिंग कॉल्ड लाइक ए रिजर्व कैपिटल, समझ में आई बात। तो ये रिजर्व कैपिटल के हिसाब से बिहेव करता है। कैसे हम बताएं, ये 5 लाख देगा, ये 7 लाख देगा, ये 8 लाख देगा, लिखा हुआ है, लेकिन तब तक आपको नहीं देना है जब तक वाइंडिंग अप नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि समथिंग लाइक रिजर्व कैपिटल। आप पढ़े हो ना, बिल्कुल पढ़े हो 12th में रिजर्व कैपिटल क्या होता है, तुरंत हम बता रहे हैं रिजर्व कैपिटल क्या होता है। आप बताओगे, अभी लेट होगा, हम बताते रहे। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है ये वो पोर्शन ऑफ द कैपिटल, ठीक है ना, आपकी ऑनकॉल्ड कैपिटल होता है जो केप्ट रिजर्व फॉर कॉलिंग एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी जब डूबने को है उस टाइम जो कैपिटल रेज किए जाएंगे, जो मांगा जाएंगे, वो कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे इसका 5 लाख, इसका 8 लाख, इसका 10 लाख जो सर पे लिखा हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम अभी नहीं मांगेंगे, बाद में मांगे, इसलिए समथिंग लाइक द रिजर्व कैपिटल, समझ में आई बात। तो बस, और आगे लिखा हो ये तब मांगा जा सकता है जब कंपनी की कोई परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति आ रहा है, दिस इज द थिंग्स। और ये लाइबिलिटी के ऊपर उनके कोई चार्ज नहीं किया जा सकता, कोई भी उनको लाइबिलिटी मॉर्गेज नहीं रखा जा सकता, ये चीज़ लिखे हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनी है लिखा, इनका शेयर कैपिटल हो सकता है, होगा भी और नहीं भी, ठीक है ना। अगर इस कंपनी की शेयर कैपिटल भी होता है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी बाई गारंटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कंपनी बाई गारंटी। तो गारंटी कंपनी की क्या होता है, शेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर शेयर भी हो गया तो ये एक तो हो गए, ये लिमिटेड बाई गारंटी हो गए और लिमिटेड बाई शेयर्स भी हो गए। तो अभी क्या होगा, उनका 2 फोल्ड लाइबिलिटी आ जाएगा, 2 फोल्ड लाइबिलिटी। पहले तो वो लाइबल है ऑन पर अमाउंट ऑफ द शेयर्स के लिए, दूसरा तो वो लाइबल है गारंटी के लिए। कितनी आसान बात है, दैट मीन्स कि ये गारंटी दे रखे हैं तो 2 फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। मानो एक आसान बात है, ए है, ए एक पर्सन है जो कि ये क्या है, शेयर होल्डर्स भी है, तो शेयर्स के हिसाब से भी लाइबिलिटी है, और ये गारंटी दे रखा है तो गारंटी के हिसाब से भी लाइबिलिटी है। मानो उसकी गारंटी जो है वो 5 लाख है, गारंटी एक अमाउंट की होता है, और शेयर की वो 8 रुपया करके दिया हुआ है, ठीक है ना, बाकी 2 रुपया नहीं दिया हुआ है। कितनी आसान है। तो गारंटी क्या होगा, अब 5 लाख तक देगा, जितना दिया हुआ है उससे आगे 5 लाख तक देगा, और ये जो 8 रुपया करके पैसा दिया है, 2 रुपया अभी तक नहीं दिया है, ये भी दोगा। दैट मीन्स कि ये 5 लाख और ये 2 रुपया दोनों के लिए इस बंदा लाइबिलिटी हो गया, लाइबल हो गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड द 2 फोल्ड लाइबिलिटी। समझ में आई बात। क्या आपको इस चीज़ पता था, नहीं पता तो नया बात सीख लिया, आप नोट कर लो, समझ में आई बात। बिल्कुल यहाँ पे मुड़ी मिक्सचर खा करके नहीं बैठोगे, चूड़ा मिक्सचर खा करके नहीं बैठोगे, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, ये जो गारंटी दे रखे मेंबर्स वुड बी पेबल ओनली, वो वाइंडिंग ऑफ टाइम के ही पेमेंट होगा। ऑल्सो रेफर एज नॉन ट्रेडिंग कंपनी के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स,
ठीक है ना। ये प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी नहीं होता ये भी चीज़, जनरली गारंटी वाला कंपनी, लेकिन हो भी सकता है। नेक्स्ट, द कंपनीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ द, मतलब गारंटी कंपनी कब होता है, गारंटी क्यों होता है हम बता दे रहे हैं। मान लो कि ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से तो ये क्या करेंगे ना, सारे के सारे जितना मतलब जितना मान लो हम बता रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मरीज़ को ठीक से इलाज होगा, उसकी इक्विपमेंट्स मतलब सप्लाई करने के लिए एक कंपनी बनाया गया है। अब बात यह कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से इक्विपमेंट बनाने के लिए, उनको सप्लाई करने के लिए अगर काम पे है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे होगा, एक बार आप सोच लो यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे होगा, नहीं तो होना है उसलिए प्रॉफिट नहीं होना है, तो प्रॉफिट नहीं होना है तो फिर उसलिए जानबूझ करके ये कैपिटल चाहिए, उसलिए गारंटी रखा गया है। समझ रहे हो, जो जो वॉलंटरली मेंबर्स होते हैं, बड़े बड़े महान व्यक्ति होते हैं, अपने नाम कमाने के लिए गारंटी दे रखे होते हैं। समझ में आई बात, ताकि उन लोग का खुद का गुडविल बढ़ेगा। तो ज़्यादातर की ये कंपनी क्या चीज़, किस टाइप का कंपनी होता है, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, एनजीओ हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, या फिर कोई एडुकेशनल या फिर सोशल और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हो गया, तो उस टाइप का कंपनी गारंटी कंपनी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर अनलिमिटेड कंपनी आ गया। अनलिमिटेड कंपनी देखिए इंडिया में बहुत कम है, ठीक है ना, साउथ तरफ कुछ कंपनीज हैं वगैरह, नहीं तो बहुत कम है जिसका अभी लिमिट लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी लिमिट में नहीं है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी एज्यूम करेंगे सारे के सारे लाइबिलिटी होल्डर। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, द लाइबिलिटी ऑफ हर एक मेंबर एक्सटेंड हो सकता है कोई भी एक अमाउंट तक, जहां तक कंपनी की डेब्टर लाइबिलिटी फुलफिल नहीं होता है। समझ में आई बात। तो कंपनी की लाइबिलिटी मानो 5 लाख था, फिर वो पेमेंट नहीं कर पाया, लोन 10 लाख हो गया, फिर वो लोन यहाँ पे पेमेंट नहीं करता है, तो यहाँ पे 12 लाख हो गए कंपनी की जो लाइबिलिटी है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यहाँ पे 12 लाख तक हो गया। तो ये यही बात है, कंपनी की 5 लाख तक लोन था, 10 लाख तक लोन था, 12 लाख मतलब कंपनी की अभी लाइबिलिटी बन रहा है। तो जितना भी लाइबिलिटी बनेगा अभी आपकी उस हिसाब से डिफाइन होगा। समझ रहे हो, पहले पर हेड 5 रुपया था लाइबिलिटी, 7 रुपया हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी और आपकी होल्डिंग्स के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो फिर से अगर कंपनी का चुकता नहीं होता तो योर पर्सनल प्रॉपर्टी में भी सोल्ड आउट, आप दिवालिया भी बन सकते हो, आप इंसॉल्वेंट भी हो जाओगे और आपके पर्सनल जायदाद भी बेचे जाएंगे कंपनी की लाइबिलिटी चुकता करने के लिए। समझ में आई बात। दैट्स ए वेरी रिस्की कंपनी, इसलिए परमिशन नहीं मिलता है। बाई चांस परमिशन कोई एक मतलब सेफ कंपनी को दिया जाता है, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड कंपनी, उनका शेयर कैपिटल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब जितना अपने अपने हिसाब से डिसाइड किए होंगे। तो इस हिसाब से शेयर कैपिटल हो सकता है, नहीं हो सकता है। इट कैन इंक्रीज और रिड्यूस इट्स शेयर्स, ठीक है, कैपिटल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये उस हिसाब से अपने शेयर के हिसाब इंक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो कंपनी है वो परमिटेड बाई स्पेशल परमिट लेगा, सच टाइप ऑफ कंपनी दो परमिटेड बाय द कंपनी बट इट्स वेरी फ्यू इन द कंट्री। सो कंपनी लॉ में इसका प्रोविजन है, ऐसा नहीं कि ऐसा कंपनी नहीं बना सकते हो, इसका प्रोविजन है, लेकिन बहुत कम कंपनी है, वही लिखा। आगे चलो, रजिस्टर्ड कंपनी वेदर लिमिटेड लाइबिलिटी में आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो रजिस्टर पहला तो बात है रजिस्टर्ड कंपनी, जो भी रजिस्टर हुआ है कंपनी एक्ट के दायरे में। फिर आगे हम चले कि अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी। अभी हम बात कर रहे हैं तो जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर लिमिटेड हो या फिर अनलिमिटेड हो, वो कह रहा है आइदर प्राइवेट कंपनी होगा, नहीं तो पब्लिक कंपनी होगा। और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में हम अच्छे से पहले से बात किए हैं, अब भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बस समझ में आई बात। चलिए, तो अब डिस्टिंक्शन के हिसाब से, और बिल्कुल आज की टॉपिक यही है कि द वेरियस द काइंड्स ऑफ द कंपनी आज पर द लॉ, आज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। और नोट्स ही बढ़िया बना कर रखे हैं, इसको हम शेयर भी करवा देंगे लिंक के जरिए, ठीक है। चलिए आगे देखो, तो यहाँ पे देखो प्राइवेट कंपनी जो है, कौन सा है प्राइवेट कंपनी। अच्छा पहले हम बता दें आपको प्राइवेट कंपनी क्या होता है। 5-6 अब गिने जुने क्या हुआ, 2-3 लोग थे जो कि वो सोच रहे हैं हम इसमें किसी को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लोज एंड कंपनी, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा है एंट्री के लिए। समझ में आई बात। हाँ, एग्जिट के लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, आप कह सकते हो, ठीक है ना, इतना जल्दी किसी को छोड़ा नहीं जाता। तो बहुत ही मतलब एंट्री के लिए वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। ये क्या सोचते हैं, हम 3 हैं, प्रॉफिट हम ही लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आप ही को ही करना होगा। फिर क्या होता है, 1 को जोड़ते हैं, 2 को जोड़ते हैं, इसलिए कि कैपिटल के लिए। समझ में आई बात।
दैट मीन्स कि ये जैसे कि आपका फेसबुक ग्रुप होता है ना, अलग अलग टाइप के फेसबुक ग्रुप, ये एक क्लोज फेसबुक ग्रुप होता है। एक तो ओपन फेसबुक ग्रुप आप देखे हो, ये क्लोज फेसबुक ग्रुप है। उसमें क्या होता है पता है आपको, मेंबर सिर्फ और सिर्फ जिसको आप ऐड करोगे वही ऐड होगा। ये ओपनली किसी को नहीं शो करेगा, समझ में आई बात, नहीं शो करेगा किसी को। और ओपनली मतलब कोई यहाँ पे ऐड भी नहीं हो सकता जब तक एडमिन ना चाहे, समझ में आई बात, यही चीज़ है। तो दिस इज ए क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड दे इन्वेस्ट, दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, समझ में आई बात। ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं होता, ओपन मार्केट में कैपिटल रेज नहीं होता, ओपन मार्केट में शेयर नहीं बेचा जाता। चलिए इसको चर्चा में बात कर देते हैं। तो सेक्शन 268 कह रहा है एक प्राइवेट कंपनी जो है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया होना चाहिए, एक पॉइंट याद रखो, और पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख होना चाहिए। तो मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, और कोई भी हायर पेड अप हो सकता है, प्रेस्क्राइब जो होगा टाइम टू टाइम लॉ में, लॉ के हिसाब से जब होगा, अभी 1 लाख है कल 5 लाख अगर लॉ कहेगा तो 5 लाख मिनिमम होगा। तो इनका आर्टिकल और एसोसिएशन में ये रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, इनका आर्टिकल और एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन हम बताइए, क्लोज एंड कंपनी है तो रेस्ट्रिक्ट क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स, ये बंदा इसको, ये बंदा इसको, ये बंदा इसको नहीं रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता शेयर अपने आप से, मतलब मनमर्जी से, समझ में आई बात। ये कंपनी में मीटिंग बैठेगा, किसी का अगर कोई समस्या है, डिजेबिलिटी हो गया, कोई समस्या, कोई मर गया, तब कोई ट्रांसफर हो सकता है। आसान से आप ऐसे ही हैंड टू हैंड बात करके नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये समस्या हो जाएगा, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होगा। क्लोज एंड कंपनी का कोई भी ओपन मार्केट में बेचेगा तो कोई भी पब्लिक आकर के कल अगर कंपनी में घुस जाएगा तो ये अपना कंपनी को बर्बाद करता है। गंदा मछली अब सुने हो, पूरा तालाब को गंदा करता है, वैसे हो जाएगा, समझ में आई बात। आगे देखो, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्ट। अनदर रेस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ से 200 मेंबर तक ही जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, इसका लिमिट है 200 मेंबर तक ही। लेकिन 1% कंपनी भी तो प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉय है, उनको इस 200 लिमिट में नहीं गिना जाता है, समझ में आई बात। तो क्या होता है हम बता रहे हैं, एम्प्लॉयज़ क्या हुआ, एक मैनेजर थे, वो धीरे धीरे जनरल मैनेजर बन गए। अब जो जनरल मैनेजर है वो तो कंपनी के मेंबर बन ही जाएंगे ना, उनको शेयर दिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना, मतलब हिस्सा दिया जाता है। मान लो कि इनका हिस्सा दिया गया 1/8 हिस्सा, या फिर 5000 शेयर्स, जो भी जनरल मैनेजर है उनको मेंबर बना दिया गया। तो जो एम्प्लॉई हैं और वो मेंबर हैं, एम्प्लॉई से मेंबर बने हैं, तो उनको इस 200 लिमिट पे नहीं गिना जाता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो जो डायरेक्ट शेयर खरीद करके जो आए हैं उनको, जिसको हम शामिल किए, उसको गिना जाता है, यही बात है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे प्रोहिबिट्स और रेस्ट्रिक्शन क्या हम बताए, प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है। पहला तो रेस्ट्रिक्शन है आपको ये चीज़ कैपिटल गया, दूसरा रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तीसरा रेस्ट्रिक्शन आपका लाइबिलिटी है, चौथा रेस्ट्रिक्शन क्या है देखो ना, ये पब्लिक से आप शेयर्स और सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट नहीं कर सकते हो, समझ में आई बात, यही बात है। 2 मेंबर में ये स्टार्ट हो सकता है। प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टूवर्ड्स प्राइवेट, और प्राइवेट लिमिटेड आपके पीछे नाम के पीछे लगा होना चाहिए, ठीक है, यही बात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बात नहीं लिखा हुआ, हम बताएंगे इसको, चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे और आगे देखो हम बता रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में ये सी तो गया, मानो डी है। प्राइवेट कंपनी क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी क्या हुआ, पब्लिक डिपॉजिट नहीं रख सकता, ठीक है। अगेन प्रोहिबिट्स पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट्स रखते हो ना, वैसे ही क्या होगा, कंपनी भी डिपॉजिट्स रख सकता है, आपकी पैसा वो रखेगा और उस पर आपको इंटरेस्ट देगा, और ये ऑन डिमांड आप जब पत्र लिखोगे कंपनी को, ये वापस कर देगा, समझ में आई बात। तो बैंक के हिसाब, बैंक जैसे कंपनी भी डिपॉजिट्स रख सकता है, ठीक है ना। डिपॉजिट समझते हो, दिस इज नॉट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, एक बार आप कैपिटल दिए हो तो उसको ऐसे ही विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप, नहीं विड्रॉ कर सकते हो आप कभी भी। जब उसका मैच्योरिटी होगा, अगर प्रीफरेंस शेयर है तो रिटर्न होगा, इक्विटी शेयर है तो वो कभी भी रिटर्न नहीं होगा। लेकिन डिपॉजिट्स में क्या हुआ, दैट इज समथिंग लाइक यू डिपॉजिट मनी ऑन द बैंक एंड दिस मनी कैन बी रिफंडेड ऑन डिमांड, ये आपको वापस मिल भी सकता है आपका पैसा, और उसके ऊपर ब्याज मिलता है। समझ में आई बात, यही बात है। आगे चलते हुए तो वही बात है कि यहाँ पे आपको डिपॉजिट्स भी रख सकते हैं जो पब्लिक कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट नहीं रख सकता, प्राइवेट कंपनी की बात करें। और क्या होगा, शेयर में वो शेयर ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकता है, समझ में आई बात। ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन है। दैट मीन्स कि ओपन मार्केट में शेयर सेल नहीं कर सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हो, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हो आपकी शेयर खरीदने के लिए, ये रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो अगर पब्लिक कंपनी क्या हुआ, देखिए सबसे पहले 271 डेफिनेशन में, ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में लिखा हुआ, बहुत आसान बात है। पब्लिक कंपनी कौन है, व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, समझ में आई बात। पब्लिक कंपनी कौन है, व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, तगड़ा डेफिनेशन हो गया। जैसे आप बता सकते हो गर्ल कौन है, हु इज ए गर्ल ना, हु इज नॉट ए बॉयज, समझ में आई बात। हु इज नॉट ए बॉय दैट इज कॉल्ड ए गर्ल,
लॉ की भाषा यही है। वही बात, क्यों? सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी में ये रेस्ट्रिक्शन है। अब लॉ क्या कहता है, दोबारा हम इसको क्यों दोहराएंगे? तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन जिस कंपनी में नहीं होगा, उसीलिए आसान भाषा में लिख दिया कि पब्लिक कंपनी वो है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। और प्राइवेट कंपनी कौन नहीं है? वो 4 रेस्ट्रिक्शन दे रखा है वो सेक्शन 268 में, और ये 271 में कह रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? चलिए टूट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइवेट कंपनी में क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 लाख कैपिटल से रेस्ट्रिक्शन 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 रेस्ट्रिक्शन, चारों रेस्ट्रिक्शन लिख दोगे, खत्म। पब्लिक कंपनी कहाँ से स्टार्ट करोगे? विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल हम अभी ही बताए, वो 5 लाख होना चाहिए, और कोई भी हायर कैपिटल जो टाइम टू टाइम लो कहेगा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, हाँ यहाँ पे एक तो बढ़िया चीज़ है, याद रखो आज से, प्राइवेट कंपनी होगा लेकिन सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी अगर है तो वो कंपनी को माना जाएगा यहाँ पे आपको पब्लिक कंपनी। देखो, सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटेड एज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी शाल बी रिगार्डेड एज द पब्लिक कंपनी। समझ में आई बात? यही बात है। देखो, ये है पेरेंट कंपनी। किसको कहते हैं पेरेंट कंपनी? आपको पता है, जैसे कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट। समझ में आई बात? गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो ये पेरेंट कंपनी है, इसकी बहुत सारे मतलब यहाँ पे जो सब्सिडरी कंपनी है, मतलब चाइल्ड कंपनी है। समझ में आई बात? ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है। अभी क्या कह रहा है, ये जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है ना, ये पेरेंट कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है। ध्यान से सुनो, ये पब्लिक कंपनी है। वो कह रहा है अगर जिसको खरीदा है, वो जिसको खरीदा है ये प्राइवेट कंपनी है, फिर भी इसको पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। समझ में आई बात? वेदर इट्स प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा बिकॉज इट इज द चाइल्ड ऑफ द पब्लिक कंपनी। समझ में आई बात? चलिए आगे देखो, पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट कंटेन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी। ये लिखा या मिनिमम 7 कंपनी होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डज नॉट कंटेन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एप्लीकेबल टू, हाँ यहाँ का इसका जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा, अब प्राइवेट कंपनी में जो रेस्ट्रिक्शन है उसकी आर्टिकल्स में लिखा हो ना, इसका आर्टिकल्स में ये लिखे होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टस, रेस्ट्रिक्शन फॉर इशूइंग द पब्लिक शेयर्स, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लिखा उसकी आर्टिकल्स में, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होंगे, इसलिए तो उसका नाम है पब्लिक कंपनी। चलिए एक तो बात बताएंगे, टेक्निकल बात, क्यों कहा जाता है इसको पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी इसको क्यों कहा जाता है भाई? आसान बात है, ये कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से डील करता है, सीधा ओपन पब्लिक से डील करता है। समझ में आई बात? ये जो पब्लिक है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस कंपनी पब्लिक को डायरेक्ट शेयर आप बेच सकता है, इनमें से लोन ले सकता है, डिपॉजिट ले सकता है, खरीद सकता है, और जनरल पब्लिक को ये एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, इन्वेस्ट करो। इसी को ही प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए पब्लिक कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाता है, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी क्यों जाता है? बिकॉज दे ट्रेड प्राइवेटली, क्लोजली, सीक्रेटली। समझ में आई बात? इसीलिए उसको प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। चलिए, तो दैट इज शेयर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। यहाँ पे शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई भी ABCD XYZ कोई किसी को भी दे सकता है, चिंटू मिंटू को, पिंटू पिंटू का, किसी को भी दे सकता है। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स का भी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का भी। जो अब पब्लिक कंपनी है वो इन्वाइट कर सकता है, सब्सक्राइब करो, हमारा शेयर खरीदो, डिवेंचर खरीदो, समझ रहे हो। लेकिन पब्लिक कंपनी नो लीगल बाइंडिंग इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स और debentures. However, a public company is under no legal binding to, or there is no legal binding to invite the public to shares. मतलब ऐसा कानूनी बाउंड नहीं है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकता है लेकिन बाउंड नहीं है पब्लिक को इनवाइट करे, मन मर्जी से आकर एप्लीकेशन दे करके भी आप खुद से ले सकते हो, यही कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के यहाँ पे डिफरेंसेस, तो ये मान करके चलो 4 मार्क्स से 4 पॉइंट लिखोगे। अगर बड़ा सवाल आता है, नहीं आना है हमारे हिसाब से, 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो। कौन कौन से 4-5 पॉइंट लिखोगे? देखो, तो मेन पॉइंट जो है, ऐसा तो बहुत सारा पॉइंट है, हम मेन पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। समझ में आई बात? चलिए, मेन पॉइंट क्या है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में? पहले तो मेंबर्स की बात करते हैं। तो मिनिमम आपकी प्राइवेट कंपनी में कितना, 2 मेंबर्स होने चाहिए, और लेकिन यहाँ पे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, मेंबर के हिसाब से चले तो 2 और 7 मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। नेक्स्ट नंबर, ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो
तो वही प्राइवेट कंपनी में हाँ 200 बताए थे, 2 to 200 प्रपोज्ड इज दैट कि 200 से भी ज़्यादा होना है, ठीक है ना। ये 250-500 तक चला जाएगा, दैट इज प्रोपोज्ड, हुआ नहीं है। आगे देखो, तो मिनिमम 7 हैं यहाँ पे थे जो मिनिमम मेंबर्स, लेकिन मैक्सिमम मेंबर यहाँ पे अनलिमिटेड है। समझ में ये बात, अनलिमिटेड इन्फिनिटी, यही बात है। ये दूसरा पॉइंट हो गया पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है ना। 200-7 अनलिमिटेड, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो लिखा हुआ वो प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख दे रखे हैं, ठीक है ना। 1 लाख अभी है, 1 लाख अभी है, ये अगले साल से चेंज हो रहा है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए भी ये बढ़ा दिया जाए। दैट मीन्स लॉ सब्जेक्ट टू चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, वेरी फ्रीक्वेंटली। दैट्स वाई आपको ये अभी के लिए 1 लाख है, उससे पहले उससे इस सीरीज से बाद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बस मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात करें तो 1 लाख एंड 5 लाख, प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख और पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख। इन्वाइटेशन टू पब्लिक, कौन पब्लिक के साथ डील कर सकता है, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड, वो पब्लिक को बुलावा नहीं दे सकता है अपनी कंपनी सब्सक्राइब करो के, ठीक है ना। लेकिन एक पब्लिक कंपनी बिल्कुल सब्सक्राइब करो करके शेयर इन्वाइटेशन दे सकता है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हुआ, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, अभी बताए प्राइवेट कंपनी नहीं रख सकता डिपॉजिट और पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है। डिपॉजिट समझ रहे हो, डिपॉजिट्स डिफरेंस फ्रॉम पब्लिक से डिवेंचर लेना, शेयर लेना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। लोन लेना भी डिफरेंट थिंग, डिपॉजिट्स इज ए डिफरेंट थिंग। समझ में ये बात, डिपॉजिट्स दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है वो डिपॉजिट्स रख रहे हैं लाइक द बैंक डिपॉजिट्स, और वो अपना चिट्ठी दे करके, शॉर्ट नोटिस दे करके कंपनी से अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, कुछ छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो कि आपकी कंपनी में कोई भरोसा नहीं है उनको, कोई शौक भी नहीं है आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि आप हो सकता है उनका पैसा डूब जाएगा। बहुत होशियार व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं हम थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं, हमको बढ़िया इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि आपकी कंपनी तो बढ़िया लग रहा है, स्मेल्स नाइस, दैट्स से थोड़ा बहुत पैसा हम कमा लेंगे इंटरेस्ट में और यहाँ से हमको भागना है, भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो डिपॉजिट्स रखते हैं कुछ लोग। आगे देखो, छठा पॉइंट क्या होगा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आपको पता है फिर से प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, आप ओपन ट्रांसफर शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल, ए बी को, बी सी को, सी डी को ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांसफ़र मतलब एनएससी बीएससी में तो ट्रेड हो ही रहे हैं ना, एनएससी बीएससी में डेली कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल अपना डीमार्ट अकाउंट बनाओ, जीरोधा अकाउंट खोल दो, 5 पैसा अकाउंट खोल दो, फिर आप क्या करोगे, आप ओपनली मार्केट में आप उनका शेयर सेकेंडरी सोर्स से खरीद सकते हो। समझ में आई बात, समझ में आई बात। प्राइवेट प्लेसमेंट भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक कंपनी में नहीं है, बस यही तो लिखना है आपको, और क्या लिखना है। हाँ, यहाँ पे देखिए प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, लेकिन होगा नहीं, हम ये नहीं बताया अभी तक। ए प्राइवेट कंपनी, बी प्राइवेट कंपनी, दोनों मेंबर है, तो ये अपना शेयर इसको ये बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए मीटिंग चाहिए, परमिशन चाहिए, बात होगा, बहुत कुछ होगा, और ये कंपनी के हिसाब से होगा। समझ में आई बात, आप खुद से नहीं कर सकते हो बस। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होगा, कंपनी को पूछना भी नहीं चाहिए, अब कंपनी कौन होता है, आपके पास शेयर है, इसको दे दो, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, ठीक है ना। ऑनलाइन होता है, पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट होता था, कोई किसी को भी सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर देता था और उसी हिसाब से शेयर को ट्रांसफर हो जाता था, है ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट। आगे डायरेक्टर्स की बात करें तो देखिए डायरेक्टर, हम जहाँ तक हमें याद है प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होना चाहिए। तो डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी नीड टू रिटायर बाय रोटेशन, तो प्राइवेट कंपनी में नीड नॉट टू रिटायर बाय रोटेशन। हाँ, पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि रोटेशनल बेसिस में रिटायर होना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में हो सकता है आप बूढ़ा हो जाओ, मर जाओ, तब तक आप रह सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है रिटायरमेंट की, आप बहुत लंबा समय तक रह सकते हो, और ये परमानेंट बेसिस भी अपॉइंट हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। अनलक पब्लिक कंपनी में क्या होगा, डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी मे नॉट बी अपॉइंटेड इन ब्लॉक बाय ए सिंगल रिजोल्यूशन। पब्लिक कंपनी में क्या होगा, आपको डायरेक्टर्स जो हैं वो चेंज करना पड़ेगा, और रोटेशनल बेसिस उसको चेंज भी होता है, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक आप रह नहीं सकते, यही बात है। फिर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैनेजरियल रेमुनेशन की फिर बात करते हैं। मैनेजरियल रेमुनेशन क्या होता है, अगर पब्लिक कंपनी है तो आप 11% नेट प्रॉफिट की 11% की मैनेजरियल रेमुनेशन दे सकते हो। अब मैनेजरियल रेमुनेशन क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में अगर लॉ में होगा तो हम समझा देंगे, या तो नहीं तो पीजी में आप पढ़ोगे डिटेल में। मैनेजरियल रेमुनेशन दैट मीन्स कि जितना पैसा आप सैलरी के तौर पे या फिर रेमुनरेशन, डायरेक्टर फीस, सिटिंग चार्जेस, जितना भी आप दे रहे हो ना, किसको, जनरल मैनेजर को, सेक्रेटरी को, सीईओ को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को,
इन लोगों को तुम जितना पैसा दे रहे हो उसको मैनेजरियल रेमुनरेशन कहा जाता है, ठीक है ना, मैनेजर का रेमुनरेशन। क्योंकि ये बड़े व्यक्ति होते हैं, हो सकता है अपने हाथ में पैसा सारे के सारे ले लेंगे, चीटिंग करेंगे, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। हाईएस्ट आप 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ही आप दे सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी अमाउंट प्राइवेट कंपनी दे सकता है, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर खर्चा कर सकता है। समझ में आई बात। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, और ये सबको छोड़ करके जो प्राइवेट कंपनी है ये बहुत लीगल एग्जेम्पशन एंजॉय करता है, जहाँ की पब्लिक कंपनी बहुत लॉ के मतलब बहुत भारी है, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के ऊपर, प्राइवेट कंपनी के ऊपर बहुत छूट छाट है, नहीं है इतना कुछ रेस्ट्रिक्शन, लॉ के हिसाब से बता रहे हैं, लॉ के हिसाब से। लेकिन पब्लिक कंपनी के हिसाब से पूरा कड़ी नज़र रखा जाता है, ये चीज़ लिखा हुआ। चलिए फिर आगे क्या हुआ, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन होना चाहेगा, ठीक है ना। जब पढ़ ही रहे हैं तो सारे के सारे चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहता है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, बहुत ईजी है। प्राइवेट कंपनी की जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ना, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिखे हुए, हम बताएं ये चारों रेस्ट्रिक्शन देख लो कहाँ पे है। प्राइवेट कंपनी के ये जो रेस्ट्रिक्शन है, अगर इस रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाएगा, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नाम क्या होता है, पीवीटी एलटीडी यहाँ पे, और लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, सिर्फ लिमिटेड वर्ड होता है या फिर एलटीडी। तो सिंपल है, ये चार रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे और ये प्राइवेट लिमिटेड से प्राइवेट का वर्ड हट जाएगा तो लिमिटेड रह जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन जाएगा। समझ में आई बात। तो जो जो डिफरेंसेस हैं लॉ के हिसाब से वो सिर्फ कंप्लाई होना है, वही लिखा हुआ देख लो आप एक बार। जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में मतलब कन्वर्जन होना चाहिए, तो सेक्शन 40 में ये कुछ लॉ हैं जिसको कंप्लाई करके एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकता है। एक प्राइवेट कंपनी खुद की मर्जी से कन्वर्ट कर सकता है पब्लिक कंपनी में, ये खुद की चॉइस से, ठीक है ना। लेकिन ये सब फिलअप करना होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, ये मीटिंग में जनरल मीटिंग में होता है, तो आपको एसआर पास करना होगा। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। क्या चीज़ के लिए ना, आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए, अमेंडिंग इट आर्टिकल्स। क्या करेंगे, डिलीट ना, डिलीट द रेस्ट्रिक्टिव क्लोजेस एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट टू पब्लिक ऑफरिंग, रेस्ट्रिक्ट टू इशू ऑफ शेयर्स एट द पब्लिक, इसकी रेस्ट्रिक्शन है, डिपॉजिट्स नहीं रख सकते हो, फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, इस रेस्ट्रिक्शन का हम हटाएंगे तब ना ये पब्लिक कंपनी बनेगा। तो उसको हटाने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए आपको जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा, फिर उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, आपकी अगर शेयर कैपिटल कम है तो बताए पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी के लिए कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो 1 लाख से 5 लाख आपकी कैपिटल बढ़ाओगे। प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर होते हैं, अगर कम मेंबर हैं तो 7 मेंबर तक बढ़ाओगे। प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए, अगर नहीं है तो ये फुलफिल करोगे। फिर क्या होगा, 15 दिन के अंदर है, विद इन 15 दिन आपका स्पेशलाइजेशन बन गया, ये अब फाइल करोगे, ठीक है ना, आरओसी के साथ अब भेजोगे, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को भेजोगे, और यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई भी अब स्टार्ट करोगे। समझ में आई बात। आगे चलते हुए, फिर कंपनी साल सीज टू बी द प्राइवेट लिमिटेड, फिर उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पद आपसे हट जाएगा और उसी दिन से आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे। आपकी आर्टिकल सक्सेसफुली अगर चेंज हो गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स की बात किए जा रहे हैं। समझ में आई बात। आर्टिकल्स चेंज हो गए तो आप पब्लिक कंपनी यहाँ पे आप बन जाओगे। तो ये पब्लिक कंपनी उसी तरह कन्वर्ट हो सकता है प्राइवेट कंपनी में, ये स्टेप को फॉलो करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किए कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट होना है, ट्रांसफ़र होना है। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे ना, एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन सकता है, ठीक है। वो लोग चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा कंपनी थे, अब हम सोच रहे हैं कि उसको प्राइवेट कंपनी बना दे ताकि थोड़ा प्रॉफिट हमारे हाथ में रह जाए, क्योंकि पब्लिक कंपनी का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रोड बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, बहुत सारा होता है। थोड़ा पैसा 2 पैसा पॉकेट में जो भरना चाहता है ना, वो प्राइवेट कंपनी बना देता है। इसलिए तो रिलायंस जियो प्राइवेट कंपनी में स्टार्ट हुआ है। समझ में आई, रिलायंस जियो डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आपको पता है अभी तक सैमसंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इतना बड़ा कंपनी है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उनको देना ही नहीं है किसी को पैसा, हम क्यों शामिल करें। खुद की पैसा है, पॉकेट से निकालो, 2-4 को शामिल करो, खुद को प्रॉफिट बांट के खा लो, देना ही नहीं है, चक्कर में नहीं आना है 1000 जन का। तो एक बड़ा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। वो स्टेप्स क्या क्या है लिखे हुए हैं।
ना आर्टिकल्स आपकी जो कंपनी है आप उसको चेंज करोगे, क्यों? फिर से प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होता है, आप पब्लिक कंपनी में रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? आप अभी रेस्ट्रिक्शन डालोगे, आप रेस्ट्रिक्शन डालोगे आपके अंदर में, समझ रहे हो? ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो फलाना नहीं करेंगे, शेयर इशू नहीं करेंगे, हम पब्लिक में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रहेगा, डिपॉजिट्स नहीं रखेंगे, ये आपको अमेंडमेंट करना होगा, तो आप रेस्ट्रिक्शन में आ रहे हैं। तो आप सेशलाइजेशन पास करके आपकी आर्टिकल्स चेंज करोगे और रेस्ट्रिक्शन आपके आर्टिकल में डालोगे। आप लिमिटेशन बनाओगे, प्रोहिबिशन इम्पोज बाय द एक्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए जो जो रेस्ट्रिक्शन है, जो जो प्रोहिबिशन है, वो सारे के सारे अगर इंक्लूड कर दोगे तो आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन सकते हो। देखो क्यों बनोगे वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन बन सकते हो, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल की कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, तो कोर्ट ऑफ लॉ होता है, स्पेशल कोर्ट ऑफ लॉ को ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्पेशल कोर्ट ऑफ लॉ आपकी जो है, उसी स्पेशल कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्या करोगे, बिल्कुल जा करके वहाँ पे अब अप्लाई करोगे, ठीक है ना। पहले अप्लाई करना होगा, फिर आपकी जो कोर्ट की परमिशन रहा और आप जो स्पेशलाइजेशन रहा और ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। नंबर 1 कोर्ट का परमिशन, नंबर 2 ऑल्टर किए हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, समझ में आई बात, और आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन। ये 3 पेपर किसको दोगे? फिर रजिस्ट्रार को भेजोगे प्रिंटेड कॉपी साइन करके, ठीक है। नेक्स्ट 15 दिन के अंदर ही ये चीज़ आपको काम करना है। ये कब से? ना ट्रिब्यूनल से जब अप्रूवल आ जाए, जब कोर्ट की आपकी अप्रूवल मिल जाए, उसी के 15 दिन के अंदर आप यहाँ पे रजिस्ट्रार को भेजोगे, ठीक है। चलिए, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी चल रहा था, तो ये जो कन्वर्जन है प्राइवेट कंपनी इंटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा, नॉट ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू कंपनी। एक बार याद रखो, या तो पब्लिक कंपनी, समझ में आई बात, पब्लिक कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। अगर ये इसमें कन्वर्ट होता है या फिर ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो कहीं पर भी न्यू कंपनी नहीं बनेगा, न्यू कंपनी नहीं बनेगा, ये एग्जिस्टिंग कंपनी ही रहेगा। तो ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मिट जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मिट जाएगा। सो न्यू कंपनी नहीं हो रहा है, इसलिए कन्वर्जन डू नॉट अफेक्ट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी विच कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द सेम इन स्पाइट ऑफ द कन्वर्जन। तो इसलिए यहाँ पे और कंपनी फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है कंपनी के हर एक कंपनी का जो पर्सनल आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो है, वो ऐसे ही चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। फिर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या क्या है देख लेते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, बस कुछ यही चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हुए, तो किसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, किसको कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल आपको दे ही देते हैं, फिर आप समझ जाओगे। जैसे बताया था अभी तुरंत, क्या आपको पता है अल्फ़ाबेट, समझ में आई बात। इन लोगों ने पूरा वर्ल्ड को ग्राब करने के लिए टारगेट रखे हैं। अल्फ़ाबेट इतना बड़ा कंपनी है कि इसका जो पेरेंट, जो चाइल्ड कंपनी है वो गूगल है। गूगल खुद की मतलब 100 साल का ऑब्जेक्टिव लेकर के ये चल रहा है। ये 100 साल के बाद ना कंपनी खरीद रहे हैं, मतलब वर्ल्ड को खरीद रहे हैं इन लोग, समझ रहे हो। तो इतना बड़ा कंपनी है गूगल, उसका भी पेरेंट कंपनी है, वो है अल्फ़ाबेट, और इस अल्फ़ाबेट का सीईओ है हमारा इंडिया का बंदा सुंदर पिचाई। समझ में आई बात। तो एक कितना बड़ा बंदा है, समझ में आ रहे हो, ये सुंदर पिचाई। तो वो कौन है? वो अल्फ़ाबेट की सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट मीन्स उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है ना। इतना बड़ा व्यक्ति है, आप क्या सोच रहे थे? 300 करोड़ उसका तनख्वाह है। सोच रहे हो गाड़ी में पैसा लाओगे, ट्रैक्टर में या फिर ट्रक में। चलिए, तो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, तो पेरेंट कंपनी जो कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद लेता है, जिसको खरीदा जाता है, ठीक है ना, इसको चाइल्ड कंपनी कहा जाता है, इसको पेरेंट कंपनी कहा जाता है। कॉमन लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी, ये है होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी का मतलब ही होता है व्हिच इज सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? छोटा। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब जो अंडर में आता है। सबऑर्डिनेट और सब्सिडरी का मतलब जो अंडर में आता है। होल्डिंग मतलब क्या होता है? जो उस बाकी कंपनी को होल्ड किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, जकड़ के रखा है। सब्सिडरी का मतलब बच्चा, बच्चा कंपनी, समझ आएगा। चलिए आगे। तो कोई भी कंपनी अगर अनदर कंपनी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, एनी कंपनी विच कंट्रोल अनदर कंपनी इज नोन एज द होल्डिंग कंपनी। जिसके पास मेन पावर होता है, अनदर कंपनी को होल्ड कर रहा है, वो उसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। एंड जो कंट्रोल हो रहा है उसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। इस हिसाब से गूगल हो गया सब्सिडरी कंपनी, और अल्फ़ाबेट हो गया यहाँ पे अब हम लोग का क्या हो गया, जो पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी। दूसरा एग्जांपल दे,
अमेरिकन कंपनी, आप तो वही ज़्यादा समझते हैं स्टूडेंट। क्या आपको पता है फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, फेसबुक आईएनसी। तो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन और फेसबुक आईएनसी, इसका कंपनी कौन है आपको पता है? सबसे बड़ा जो सबसे चल रहा था कंपनी ये है व्हाट्सअप। समझ में आई बात? व्हाट्सअप उसका एक कंपनी है। दूसरा इंस्टाग्राम, ये भी उसके अंदर में ही आता है। समझ में आई बात? जितने भी सारे और भी अगर कुछ आएगा ना वो सबको खरीद लेगा। तो इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ द इंस्टाग्राम देख करके क्या हुआ, फेसबुक उसको खरीद लिया। और व्हाट्सअप इनकॉर्पोरेशन इतना बड़ा मैसेजिंग एप्लीकेशन हो गया कि फेसबुक का उस टाइम मैसेंजर आया था सबसे पहले, इसको पूरा हटा दिया, उसको टक्कर दे दिया व्हाट्सअप, इसलिए फेसबुक उसको ग्राब कर लिया। समझ में आई बात? तो बहुत पैसा दिए थे बाबू, बहुत पैसा दे करके इसको खरीदा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, तो बता दिए। तो इस क्षेत्र में जो फेसबुक हो गया होल्डिंग कंपनी और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हो गए सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना। तो एक कंपनी शाल डीम टू कंट्रोल अनदर कंपनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब कैसे हम पता करेंगे, पता कैसे करेंगे कि कौन सा होल्डिंग कंपनी है, कौन सा सब्सिडरी कंपनी है ना। माना जाएगा एक कंपनी दूसरा कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, वो होल्डिंग कंपनी बना हुआ है। अगर ये फीचर दिखा जाएंगे तो वो कौन सा फीचर है वो एक बार देख लेते हैं। समझ में आई बात? वो कौन से सारे फीचर्स होंगे जिसमें कि हम मानेंगे कि वो कंट्रोल कर रहा है। समझ में आई बात? देख लीजिए, इफ इट कंट्रोल्स द मेजोरिटी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। अगर ये कंट्रोल कर रहा है तो मेजोरिटी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो ज़्यादातर की है या तो खुद की इंसान है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मेजोरिटी पार्ट है वो होल्डिंग कंपनी संभाल रखा है। मान लो ये है होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी के मेजर लोग जो हैं यहाँ पे डायरेक्टर हैं। Composition of other companies board of directors shall deem to be the control if it can, as it direction without any consider consequences of the any other person appoint or remove the holder of the company। और कैसे बना जाएंगे? अगर होल्डिंग कंपनी इस कंपनी की जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है किसी तीसरा पार्टी की परमिशन के बिना, तो उसको भी होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। तो होल्डिंग कंपनी मानने की अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। पहला तो बात है कि डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है अपनी सब्सिडरी कंपनी में, और मेजोरिटी बंदे जो हैं वो होल्डिंग कंपनी के होने। इफ इट होल्ड्स द मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, और ये पहला पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? या तो सब्सिडरी कंपनी का जो मोर देन शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें नाउ लुक एट हियर डीम टू बी इन अनदर कंपनी। नाउ यहाँ पे अगर 50% से ज़्यादा, मान लो 51%, तो सब्सिडरी कंपनी की ज़्यादातर की शेयर्स अगर होल्डिंग कंपनी के पास होगा तो उसको होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। एक कंपनी की 51% शेयर अगर कोई एक दूसरा कंपनी में है तो इसको माना जाएगा होल्डिंग कंपनी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर के मालिक तो यही है, बिकॉज इट होल्ड्स द मेजोरिटी शेयर्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? यही बात है। फिर फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी मोर देन हाफ इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स बता दिए हम आगे। एक कंपनी shall deem to be the holding of another company if the company is subsidiary of the first mentioned company's subsidiary, that is the subsidiary of the subsidiary, उसको भी कहा जाएगा। चलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। मान लो ये एक कंपनी है, ये है ए, उसकी सब्सिडरी कंपनी है बी, उसकी सब्सिडरी कंपनी है सी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ए का जो सब्सिडरी कंपनी बी है, बी की सब्सिडरी कंपनी सी है, तो ए की सब्सिडरी कंपनी भी सी है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ए की अगर कोई डी करके कंपनी है तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, और क्या लिखा हुआ है कि 193 एक्ट रिक्वायर्स ए होल्डिंग कंपनी टू अटैच इट्स बैलेंस शीट, कॉपीज ऑफ द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू ईच ऑफ द सब्सिडरीज, ठीक है, ये लिखा हुआ। सेक्शन 129(3) कह रहा है सारे के सारे होल्डिंग कंपनी को अपने जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है ना, सब्सिडरी कंपनी वो भी तो उसके ही कंट्रोल में आता है, होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में ही आता है सब्सिडरी कंपनी के सारे अफेयर्स। इसलिए जितने भी सब्सिडरी कंपनी है उनकी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है एंड ऑडिटर रिपोर्ट से, ये सारे के सारे आप फाइल करोगे होल्डिंग कंपनी के साथ। समझ में आई बात? जब भी होल्डिंग कंपनी अपना एनुअल रिटर्न देगा, जितने भी सारे उसका बच्चा कंपनी होंगे, सब्सिडरी कंपनी होगी, ये बच्चा कंपनी, वो सारे के सारे बच्चे कंपनियों का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सब कुछ यहाँ पे सबमिट करके आपको देना होगा। या तो अपनी बैलेंस शीट में अलग अलग कलम करके दिखाओगे,
समझ में आई बात। या तो एक बैलेंस शीट जोड़ोगे और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक तो बनता है। जब कंपनी लॉ इन प्रॉपर वे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पढ़ा जाएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल पता हो जाने है। समझ में आई बात, क्या होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और स्टैंड अलोन बैलेंस शीट कैसे होते हैं। फिर फर्दर लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड, तुरंत आ गया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा टू गिव बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्रुप एज ए होल ऑफ द क्रेडिटर, शेयर होल्डर एंड पब्लिक। समझ में आई बात। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होगा, दैट मीन्स कि आपको हर एक सब्सिडरी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ ये सारे के सारे बैलेंस शीट को समेट करके एक बैलेंस शीट बनाओगे, उसका नाम होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड मतलब एग्रीगेटेड बैलेंस शीट बनाओगे और उसको शो करोगे। समझ में आई बात, यही है। आगे 1% कंपनी, बिल्कुल हम 1% कंपनी के ऊपर बहुत ही बात किए थे। जस्ट फ्यू मिनट्स मोर, आई एम एग्रीगेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट 1% कंपनी बताए थे। 1% कंपनी में ये होता है कि एक ही मेंबर होता है और यही मैनेजिंग डायरेक्टर है, यही बस मेंबर है, मालिक एक ही है, लेकिन वो एम्प्लॉई कितने भी रख सकता है। उसके कंट्रोलिंग पावर इसके पास रहेगा, ऑनर यही है, प्रॉफिट भी उसके पास रहेगा, बाकी को सिर्फ और सिर्फ सैलरी और रेमुनरेशन मिलेगा, बस यही तो बात है 1% कंपनी। तो सेक्शन 262 में 1% कंपनी को डिफाइन करते हुए ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ओपीसी रजिस्टर हो सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि ओपीसी भी एक प्राइवेट ही कंपनी है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सारे के सारे वो कंपनी जो प्राइवेटली डील करते हैं, ओपन मार्केट में नहीं जाते हैं, उनको कहा जाता है प्राइवेट कंपनी। तो हो गया ना, ये प्राइवेट ही कंपनी है 1% कंपनी भी। तो दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी दैट इंक्लूड्स ओपीसी ऑल्सो, ठीक है ना, विद 1 मेंबर। यहाँ पे एक मेंबर है, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, वही डायरेक्टर है। समझ आई बात, वो मेंबर भी एक ही है और डायरेक्टर भी वही है, ठीक है, यही बात। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर वो रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पे भी लॉ यही है कि वो डिस्गाइज डायरेक्टर, इनएक्टिव डायरेक्टर भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आगे देखो, तो 1% कंपनी इंडिकेट करते हैं द नेम ऑफ द अदर पर्सन विद दिस प्रायर रिटन कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड। हाँ, यहाँ पे वही बात आ गया, और एक पर्सन को वो नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनी आपको पता है, नॉमिनेट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव एक रखेंगे कि अगर हम चले जाएं तो वो कंपनी चलाएंगे। तो 1% कंपनी में सबसे बड़ा चीज़ है नॉमिनी। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यहाँ पे याद रखो, नॉमिनी आप आज तक समझ रहे हो, उनको नॉमिनेट किया जाता है, इसलिए उनका नाम है नॉमिनी। दैट मीन्स कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम हैपेंस टू दिस ओरिजिनल पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ माई बिजनेस, दीज आर कॉल्ड द नॉमिनी। तो 1% कंपनी में वही होता है विच इज प्रायर सब्सक्राइबर। रिटन कंसेंट पहले से लिख दिया जाता है, अगर डेथ हो जाता है सब्सक्राइबर का तो, या फिर इनकैपेसिटी आता है, तो अदर पर्सन जो है, नॉमिनी जो है, वो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी संभालेंगे, उनकी रिटन कंसेंट पहले से रख दिया जाता है, ठीक है ना, ये बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट रजिस्ट्रार को फिर वो फाइलिंग होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। 1% कंपनी में आइदर लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी और अनलिमिटेड, ठीक है ना। खुद ही एक ही पर्सन है, वो शेयर्स मतलब अपने कंपनी में रख सकता है, गारंटी दे सकता है, या फिर अनलिमिटेड भी हो सकता है। अपना ही कंपनी है, वो अनलिमिटेड रख देने से भी क्या है, कोई बात नहीं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की जैसे हो गया, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप की जैसे हो गया। दैट मीन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑलवेज लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, क्योंकि बैंक आपको छोड़ेगा नहीं। कहीं से अगर बैंक से आप लोन लेकर के बिजनेस कर रहे हो तो बैंक आपको छोड़ेगा नहीं, आपके नाम पे मतलब केस दर्ज कर देगा, वो कोर्ट में चलते चलते लास्ट में आपको घर जमीन जायदाद बेच दिए जाएंगे। तो बाई शेयर्स हो सकता है, लिमिटेड बाई गारंटी हो सकता है, लिमिटेड बाई कंपनी ये भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनी क्या आंसर है, बहुत ईजी है। जिसके मतलब जो कंपनी है उसकी, उस कंपनी का जो शेयर्स हैं, अगर मेजोरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास होगा, खुद गवर्नमेंट के पास होगा, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल हम दे रहे, सेल भेल नाल्को गेल, समझ रहे हो, याद रख रहे पा रहे हो, सेल भेल नाल्को गेल, ठीक है ना। या फिर जितने भी, अगर सबसे बढ़िया एग्जांपल देना है तो गवर्नमेंट कंपनी के हम बता रहे 3 जो तेल कंपनी है, HPCL, BPCL, IOCL। समझ में आई बात, कितना बढ़िया, देखिए हम एग्जांपल दे दिए, तुरंत आप गवर्नमेंट कंपनी को याद रख सकते हो। उसका ट्रिक है, कुछ तो एग्जांपल लिखोगे तब ना मार्क मिलेगा, नहीं तो 54 मार्क थोड़ी मिलेगा। तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, वही बात है। तो कितना इजी है इस तीनों को याद रखना। या फिर यहाँ पे सेल भेल नाल्को गेल याद रखोगे, ये पुराना कंपनी है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कंपनी है। ये देखो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिक कंपनी है भारत सरकार की, और ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, और ये वही, ठीक है ना। गैस एक्सप्लोरेशन क्या चीज़ है,
नेक्स्ट ये देखो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गवर्नमेंट की जो स्टील कंपनी है, पहले ये प्राइवेट कंपनी के तौर पे स्टार्ट हुआ था, पब्लिक कंपनी हुआ, लास्ट में देखा कि सेल का जो मतलब टर्नओवर, सेल जो इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है, इसलिए ये गवर्नमेंट अंडरटेक हो गया। आजकल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा कंपनी है, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अगर गवर्नमेंट के पास नॉट लेस देन 51% शेयर्स होंगे, दैट मीन्स कि मोर देन 51% शेयर होंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। या तो पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझ में आई बात। या तो सीजी के पास होना चाहिए, या तो एसजी के पास होना चाहिए, या तो सीजी प्लस एसजी के पास मिनिमम 51% शेयर्स होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी और क्या कहता है, एक कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इस कंपनी एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पे वो लिख रहा है गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स ए कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, दैट मीन्स कि मान लो यहाँ पे आपको पता है एमसीएल जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये एक मिनट याद करने दो, नेशनल गवर्नमेंट की कोल कंपनी के कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी बन गया है आजकल। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, और एमसीएल जो है हमारा यहाँ पे इस एरिया पे, तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये एक कोल कंपनी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की एमसीएल एक सब्सिडरी कंपनी हो गया। तो ये प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, जो भी हो, उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। तो बहुत आसान है, जिस कंपनी की मालिक खुद गवर्नमेंट होता है, उसकी कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट होता है, ज़्यादा शेयर उसके पास होता है, डायरेक्टर यही नॉमिनेट करेंगे, जब भी मीटिंग होगा गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव आकर बैठेंगे, और गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी होगा वो सीएजी ऑडिट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। समझ में आई बात। तो होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ म्युनिसिपल और अदर लोकेलिटीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट भी है। लोकल गवर्नमेंट लाइक द म्युनिसिपलिटी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इसको इस गवर्नमेंट के अंदर में नहीं लिया जाएगा। तो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। एक गवर्नमेंट कंपनी में भी एक प्राइवेट कंपनी हो सकता है, पब्लिक कंपनी हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनी ओरिजिनली प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, पब्लिक कंपनी में हो सकता है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड द वर्ड प्राइवेट। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी हमेशा याद रखो, उसको प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स जुरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स द गवर्नमेंट। सुनिए, एक गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट तो है नहीं। गवर्नमेंट की एक एजेंट भी नहीं है। समझ में आई बात। ये एक कंपनी ही है जो कि उसका मेजॉरिटी पावर गवर्नमेंट के पास है, बस। क्यों रखा गया गवर्नमेंट के पास, जैसे कि बताया अभी तक, सेल ये एक बहुत बड़ा है कि अगर स्टील की भाव बहुत बढ़ जाएगा तो देश में प्रॉब्लम होगा, तेल की भाव बहुत बढ़ जाएगा तो देश में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो गिने चुने कंपनी है वो गवर्नमेंट अपने पास रखा है, ताकि उसके ऊपर कंट्रोलिंग रहे। समझ में आई बात, यही बात है। फिर अगले का स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट कंपनीज क्या है ना। ऑडिटर बताए थे हम, गवर्नमेंट के ऑडिट कौन करेगा, वो अपॉइंट होता है, अपॉइंटेड बाय द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखो, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट सीए, आप इंडिपेंडेंट सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं करवा सकते हो, आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपको ढूंढना पड़ेगा, उस वो नॉमिनेट करेंगे जिसको वो कर सकता है। समझ में आई बात। फिर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द मैनर इन वो किस हिसाब से उसकी अकाउंट्स ऑडिट होंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और किसको नॉमिनेट करके भेजेंगे, ये किसके पास पावर है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की बैंक, कंपनी, डिपार्टमेंट और खुद गवर्नमेंट को, आरबीआई को कौन ऑडिट करता है, याद रखो आज से, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की ऑडिट संस्था है, ठीक है। और कोई भी मैटर अगर उनको डाउट लगे, ठीक है ना, या फिर कुछ भी जिस मैनर से चाहे वो उस मैनर से ऑडिट कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो कंडक्ट ए सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स बाय ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम। स्पेशल ऑडिट हो सकता है, सीक्रेट ऑडिट हो सकता है, इंस्टेंट ऑडिट हो सकता है। द ऑडिटर मस्ट सबमिट ए कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जिसको भेजेंगे वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसको, सीएजी को। एंड विद हिज कमेंट्स देयरऑन शैल बी प्लेस्ड बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो भी ऑडिटर यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे सेल को, समझ में आई बात, तो सेल राउरकेला को जो भी घूमने के लिए आएंगे, इस ऑडिटर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ये रिपोर्ट भेजे जाएंगे सीएजी को, फिर सीएजी रिप्रेजेंट करेंगे एनुअल मीटिंग में। समझ रहे हो। आपको पता होगा पूरा ऑल इंडिया के स्तर पे और जोनल के स्तर पे सेल की बहुत बड़ा मीटिंग होता है, वहाँ पे खुद सीएजी या फिर उसकी रिप्रेजेंटेटिव ऑडिट रिपोर्ट्स
मतलब पेश करते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कंपनी की क्या लिखा है, फायर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इट सेल्फ प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे ऑन द वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी विद इन 3 months ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, प्लेस इट along with the audit report, comments there on both the house of the parliaments where the state government is a member of the government it's a put in the houses of the legislature। सुनिए और क्या बात हो गया, गवर्नमेंट कंपनी की 2 स्टेप आगे है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनी 2 स्टेप आगे है, क्या चीज़ ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो बजट में जाता है, आपको पता है। जैसे कि टैक्सेस से पैसा जा रहा है, टैक्सेस से पैसा जा रहा है गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू को, समझ में आई बात। तो वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, उसी प्रॉफिट से हमारा रास्ता, रोड, सब कुछ बनाया जाता है, स्कूल, कॉलेज, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनी का प्रॉफिट डायरेक्ट गवर्नमेंट की रेवेन्यू में ऐड होता है, इसलिए ये गवर्नमेंट की मुद्दा हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जब एक तो एनुअल जनरल मीटिंग बैठेगा, एनुअल जनरल मीटिंग बैठेगा, उसकी 3 महीने के अंदर आपको पहले तो मीटिंग लगेगा, समझ में आई बात। उस मीटिंग के 3 महीने के बाद 3 months के अंदर है आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, उस रिपोर्ट को फिर आप दर्ज करोगे, एनुअल रिपोर्ट को, समझ में आई बात। और ये क्या होगा, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस, बोथ द हाउसेस, ठीक है ना, बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट में पास होगा, पास होने के बाद जाकर के रिपोर्ट अप्रूव होगा, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट होगा तो उसका तो पार्लियामेंट नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, तो दोनों हाउसेस में ये पास होने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेटेड डायरेक्ट दैट एनी पर्सन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन shall not apply to any government or shall apply to government company only in the such exception modification। अच्छा, ये चीज़ नहीं चाहिए। फॉरेन कंपनी हम किसको मान लेंगे, ठीक है, लगे हाथ जब बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। फॉरेन कंपनी देखिए, उसका अगर मेन कंट्रोलिंग हम बता देते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे। फिर स्मॉल कंपनी है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। मेन हमको जो पता है बता दें। अगर इंडिया की बाहर उसकी हेड ऑफिस है कोई भी एक कंपनी को, पहले तो बात यह है कि फॉरेन कंपनी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं सर। फॉरेन कंपनी का मतलब ये है क्या, जो यूएसए में एक तो कंपनी है लाइक फेसबुक, समझ रहे हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, वो फॉरेन कंपनी है क्या? नहीं, वो फॉरेन कंपनी नहीं है। हाँ तो फॉरेन में है ना, अरे जो कंपनी फॉरेन में है उसके लिए फॉरेन लॉ है, उसके लिए यूएसए है, हम इंडिया में क्यों पढ़ेंगे, हम इंडिया में क्यों पढ़ेंगे उस कंपनी को। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं, समझ में आई बात। मेनली अगर कोई भी कंपनी इंडिया की बाहर उसकी हेड ऑफिस है, लेकिन उसकी जो यहाँ पे इंडिया में भी कंपनी है, जैसे कि सुजुकी है, एक जापानीज कंपनी है, जैसे कि एमआई एक चाइनीज कंपनी है, साओमी इंडिया लिमिटेड एक चाइनीज कंपनी है, तो उनका हेड ऑफिस होगा बाहर में, कंट्रोल हो रहा होगा बाहर से, मेजर डिसीजन लिया जा रहा होगा बाहर से, और बाहर से फंडिंग आ रहा होगा, तो उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा, समझ में आई बात। तो डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्लिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनी का ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड 30 दिन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्लेस ऑफ द बिजनेस फॉरेन कंपनी में रिक्वायर्ड टू डिलीवर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रार को देना होगा 30 दिन के अंदर, जब आप एस्टेब्लिश करते हो इंडिया में आपकी व्यापार। क्या पता है आपको, इंडिया में भी एक तो पब्लिक कंपनी बनाना पड़ जाएगा, आपको इंडिया में भी एक तो पब्लिक कंपनी आपको बनाना पड़ जाएगा अगर आप फॉरेन कंपनी हो और आप डील करना चाहते हो। क्या देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी ऑफ चार्टर, स्टैच्यू एंड मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, अदर इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंपनी एंड इट द इंस्ट्रूमेंट नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन देयरऑफ। तो कह रहे कि फॉरेन कंपनी का उसका जो चार्टर है, जो स्टैच्यू है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ठीक है ना, इंडिया के लिए स्पेशली जो बनाए हो, और आपकी फॉरेन कंपनी के जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी सारे के सारे आप यहाँ पे इंडिया में दोगे। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ये नहीं है, पुर्तगीज, फ्रेंच लैंग्वेज में, तो एक ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट भी उसके साथ दोगे, ट्रांसलेशन करके, ठीक है ना। आपकी फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल ऑफिस की आपकी फुल एड्रेस, इंडिया में कहाँ पे आप ऑफिस लगा रहे हो और आपकी फॉरेन में कहाँ से ओरिजिन हुआ है, आप एड्रेस दोगे। ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, इंडिया की बात करें, इंडिया में जो होंगे, जैसे हम बता रहे हैं साओमी कंपनी चाइना में भी है, मतलब पता नहीं हमको क्या नाम होगा उसका, तो ये साओमी इंडिया लिमिटेड भी करके इंडिया में भी बना रहे हैं, एमआई की फ़ोन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इंडिया में जो अफेयर है उसकी भी डेटा दोगे, फॉरेन में जो अफेयर है उसकी भी डेटा दोगे। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द सम और वन और पर्सन रेसिडेंट इन द इंडिया ऑथराइज टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विसेज प्रोसेस एंड नोटिस अदर। हाँ वो तो है ही होता है। वो कह रहे हैं आपकी इंडिया में इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए जो कि आपकी डॉक्यूमेंट्स और आपकी सारे के सारे चीज़ को ऑथराइज करेंगे और लाइबिलिटी लेने के लिए
तैयार हैं आपकी सर्विस और चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। तो इसलिए इंडियन सिटीजन को लेकर के ही फॉरेन कंपनी इंडिया में कंपनी बनाते हैं। द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड कंपनी इन विच इन इंडिया विच इज टू बी डीम्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द बिजनेस, ये बताए हम। देन आइए स्मॉल कंपनी हम किसको मान लेंगे, ठीक है ना, छोटा कंपनी। स्मॉल कंपनी उसको कहा जाएगा जो कि फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट 2013 में एस्टेब्लिश है, जो एक्ट डिफाइन करता है सम कंपनी स्मॉल कंपनी हम किसको कहेंगे, बेस्ड ऑन देयर कैपिटल एंड टर्नओवर के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टन रिलीफ एंड एग्जेम्पशन। सुनिए, स्मॉल कंपनी खुद को डिक्लेयर करने से फ़ायदा क्या है, आपको टैक्स की बेनिफिट मिलेगा, आपको जगह की बेनिफिट मिलेगा, आपको बिजनेस की व्यापार की बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को रिलीफ एंड एग्जेम्पशन मिलेगा। क्योंकि छोटे कंपनी है, यू मे नॉट कंप्लाई ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, यू नो, तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को आप कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल एग्जेम्पशन दिया जाएगा। तो आप छोटे कंपनी खुद को प्रूव करो। तो 285 सेक्शन क्या कहता है, यहाँ पे सारे के सारे डेफिनेशन कहाँ पे, सेक्शन 2 में 285 ये कहता है, अगर स्मॉल कंपनी आपको बनना है तो ये आज पर स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को छोड़ करके, पहले तो ठीक है ना, पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख, आपकी पेड अप कैपिटल कभी एक्सीड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट की बात किया गया। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मिनिमम है आपकी 5 लाख रुपीज़, मिनिमम रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मिनिमम आपकी कैपिटल की जो भी है, अभी देखेंगे वो कह रहा है यहाँ पे अदर मैक्सिमम जो पेड अप कैपिटल आपकी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट आज द मैन प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। आपको परमिशन जितना भी मिलेगा, 50 लाख जनरली होता है, नॉट एक्सीड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और एनी हायर अमाउंट में बी स्पेसिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम और फॉर योर कंपनी, दैट शुड नॉट बी एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़। 5 करोड़ से लेकिन ज़्यादा आपको परमिशन नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा आपकी कैपिटल नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड। नॉर्मली 50 लाख और फॉर एनी स्पेशल रीजन 5 करोड़ और फ्रॉम टाइम टू टाइम आज अमेंडेड, ठीक है। उसके सालिएंट फीचर्स, मेन फीचर्स क्या होता है, ओनली प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी कहा जा सकता है, मतलब जो पब्लिकली ट्रेड नहीं करेंगे, समझ में आई बात, रिस्ट्रिक्शन होगा। तो एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकता है और उसके 50 लाख तक की कैपिटल जा सकता है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, चैरिटेबल कंपनी एंड कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द स्मॉल कंपनी। चैरिटेबल कंपनी हुआ या फिर आपका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, इनको स्मॉल कंपनी नहीं कहा जाएंगे। दैट मीन्स स्मॉल कंपनी से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी जिसका कैपिटल कम होना है, समझ में आई बात, और ये इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, तो कैन नॉट बी क्लासिफाइड। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी क्या होगा, आइदर पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख, पेड अप कैपिटल होना चाहिए, और उसकी टर्नओवर जो है प्रॉफिट लॉस शुड नॉट एक्सीड द ₹2 करोड़, समझ में आई बात, 2 करोड़ से ज़्यादा। तो याद रखो बस, बहुत ईजी है। 50 लाख, ये पहले बहुत कम था, 5 लाख 10 लाख था, 50 लाख कैपिटल एंड 2 करोड़ जो है सेल्स टर्नओवर। तो सेल्स आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से आपकी कैपिटल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ द कंपनी आज स्मॉल कंपनी लिखे जाएंगे, मैं चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। आपकी जो स्टैचू है वो स्मॉल कंपनी का जो मतलब आपकी जो स्टाम्प लगा हुआ है आपके ऊपर, वो हर एक साल चेक होगा। अगर किसी भी साल 50 करोड़ से कैपिटल ज़्यादा होता है या फिर 2 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर होता है तो आपको छीन लिया जाएगा आपको। तो हर एक साल होगा, पर्टिकुलर ईयर में स्टैंड विड्रॉन, नेक्स्ट ईयर बिकम अवेलेबल अगेन टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स। दैट मीन्स कि ईच ईयर आपको एक बार स्मॉल कंपनी का मिल गया तो स्टैचू, तो मतलब जो स्टाटस, तो हर एक साल होगा ऐसा बात नहीं है, हर एक साल चेक होगा, ठीक है ना। कैसे चेक होगा, मान लो ये दिस इज द करेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर में देखा जाएगा किसी भी टाइम पे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेदर दैट एक्सीड योर कैपिटल 50 लाख और योर सेल्स एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। अगर नहीं है तो आप इस साल के लिए स्मॉल कंपनी हो, लेकिन अगले साल के लिए क्या होगा, वो फिर से चेक होगा प्रीवियस ईयर में आपको ये एक्सीड हुआ था कि नहीं, समझ में आई बात, ऐसा होता है। नेक्स्ट, प्रोविजन एंड एग्जेम्पशन अवेल टू स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी को फायदे क्या होते हैं ना। एनुअल रिटर्न स्मॉल कंपनी जो है कैन बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी अलोन, पर देर इज नो कंपनी सेक्रेटरी कैन बी द सिंगल डायरेक्टर। हाँ, सिंगल डायरेक्टर आपका एनुअल रिटर्न साइन कर सकता है, अदरवाइज वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। जो बड़ा कंपनी है मिनिमम 2 डायरेक्टर साइन मारते हैं, और एक होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, आपको बहुत सारा पब्लिक कंपनी में होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, सेक्रेटरी एलोन, और यहाँ पे एक डायरेक्टर भी साइन करने से आपको चलेगा एनुअल रिटर्न। स्मॉल कंपनी में होल्ड ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है ना, इन ए ईयर,
2 ही बोर्ड मीटिंग में आपका काम हो जाएगा। दैट इज 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर विथ ए मिनिमम गैप ऑफ 90 डेज, ठीक है ना। 90 दिन के अंदर है आप क्या करोगे, एक मीटिंग कर दिए, फिर 90 दिन के अंदर एक मीटिंग करोगे, 2 ही बोर्ड मीटिंग लगाओगे, काम खत्म है। समझ में आई बात। ए स्मॉल कंपनी नीड नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको बनाना ज़रूरत नहीं है। और पब्लिक कंपनी जो है उसको सारे के सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है और स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है ना। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स, बहुत कुछ बनाना पड़ता है पब्लिक कंपनी को। लेकिन यहाँ पे CFA सबको बनाना नहीं पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात। आगे क्या लिखा है, प्रोविजंस रिगार्डिंग मैंडेटरी रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, जो है आपकी प्रोविजन जो है कि मैंडेटरीली ऑडिटर चेंज होंगे। मैक्सिमम टर्म ऑफ द ऑडिटर बिंग 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में एक ऑडिटर चेंज होता है, डायरेक्टर चेंज होंगे, ठीक है ना, इंडिविजुअल। और 10 ईयर्स इन केस ऑफ फार्म ऑडिटर इज नॉट अप्लीकेबल टू द OPC, और 10 ईयर्स इन केस ऑफ ए फार्म ऑडिटर्स इज नॉट अप्लीकेबल टू OPC। हाँ, छोड़ देना OPC की बात में। तो जो ऑडिटर की मैंडेटरी चेंज होना है उस चीज़ को भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर स्मॉल कंपनी आप है। एंड अदर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन अवेल्स। लेट सम अप, तो दिस इज द समरी that you can take as the screenshot and you can read, or otherwise it will be availed later। तो स्टैट्यूटरी कंपनी फाउंड बाय द स्पेशल पास्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटर, ये वगैरह होना है। देयर आर वेरियस प्रिविलेजेस एंटेज बाय द प्राइवेट कंपनी, ये लिखा हुआ। गवर्नमेंट कंपनी किसको कहेंगे ना, 51% जो मिनिमम शेयर होने। फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, बट वो कंट्रोल होता है इंडिया में और इंडिया में उसकी बिजनेस है, यही बात है। जो मेन कीवर्ड रहा, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी अभी तक बताया नहीं, लिस्टेड कंपनी किसको कहते हैं, एसोसिएट कंपनी किसको कहते हैं, स्पेशल चीज़ें देख लो, इसको आप पढ़ोगे, ठीक है ना। कीवर्ड्स दे रखे हैं फर्दर, ये सारे बुक से आप पढ़ सकते हो इसको। और यहाँ पे कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस हम लास्ट में दे रखे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि आपके बिल्कुल काम में आने हैं सेमिस्टर एग्जाम में। क्वेश्चन 1 2 3 4 ये दिया हुआ कुछ, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। धन्यवाद। धीरेन्द्र कुमार महतो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। CAG देखिए बता रहे हैं, CAG एक मतलब बहुत एंट्रेंस और इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले तो CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहला तो बात है CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG क्या होता है, दिस इज द ऑडिट कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज द ऑडिट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वीट फिर क्या हुआ, ये ऑडिट एजेंसी है गवर्नमेंट की, और ये क्या करता है, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, ध्यान से सुनो, जो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर जो कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, लाइक अभी बताए स्टैट्यूटरी कंपनी कुछ है, स्टैट्यूटरी कंपनी है, समझ में आई बात। और जितने भी सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, आपको पता है बैंक सारे होता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग लिखा होता है। अब देखियो ना, आपको बैंक ऑफ इंडिया होगा, दैट इज रिटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, या तो गवर्नमेंट कंपनी है या तो स्टैट्यूटरी कंपनी है, ठीक है ना। जैसे कि RBI वगैरह हो गया, वो सारे के सारे इनको कौन ऑडिट करता है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो CAG एक पर्सन का नाम होता है इन रियलिटी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक पर्सन का नाम होता है इन रियलिटी। तो ये खुद से थोड़ी ना इतना कर पाएगा, ये किसी को ऑडिटर भेजता है, ठीक है ना, एक दो को ऑडिटर भेजता है, वो रिपोर्ट बना करके फिर, ठीक है ना, ये देते हैं CAG को रिपोर्ट देते हैं। एक तो हो गया बात। दूसरा क्या हुआ, जितना भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से, लाइक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट आपको पता है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, इस सारे के सारे भी ऑडिट कौन करता है, CAG ऑडिट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यही बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में मानो ये है सेल, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंपनी के केस में, तो यहाँ पे सेल को पहले तो रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा CAG से, मान लो 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया, 2 ऑडिटर, इनको रेमुनरेशन कौन देता है पता है, सेल देता है। तुमको भेजा जाएगा 2 ऑडिटर, लेकिन पैसा कौन देगा, सेल देगा, उनका रेमुनरेशन देगा, हालांकि गवर्नमेंट से ही पैसा उनको मिलता है। फिर ये लोग सारे के सारे ऑडिट करके रिपोर्ट जो है, ठीक है ना, ये ऑडिट की रिपोर्ट को 90 डेज के अंदर है फिर CAG को देंगे। जैसे ही CAG को देंगे और ऑडिट रिपोर्ट पहुँच जाएगा, उसके फिर 3 महीने के अंदर है आपको ये प्लेस करना होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जितने भी सारे गवर्नमेंट कंपनी CAG के पास जाता है, जितना भी रिपोर्ट्स, वो गवर्नमेंट की अफेयर हो गया, गवर्नमेंट कंपनी, इसलिए गवर्नमेंट की अफेयर हो गया। गवर्नमेंट का जो कानूनी हाउसेस है वो कौन है, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, तो ये 2 हाउस में एक्सेप्ट होने चाहिए, उसके बाद जाकर के पब्लिकली फिर डिक्लेयर करोगे, उसके ऊपर डिविडेंड वगैरह
दिया जा सकता है, नहीं तो वो दिया नहीं जाएगा अगर पास नहीं होता। तो यही बात है, समझ में आई बात।